लास्ट वीडियो में हमने आपको फैट्स और ऑयल्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको सोप्स के बारे में यानी साबुन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, रिवाइज करेंगे कि फैट्स और ऑयल क्या होते हैं। फैट्स और ऑयल फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं, क्योंकि एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाता है, एस्टर। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, फैटी एस्टर। और क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ ये एस्टर होते हैं और एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब हम आते हैं सोप या साबुन पर। तो मेटालिक सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स, यानी हायर फैटी एसिड्स के मेटालिक सॉल्ट्स को हम सोप कहते हैं। These are generally sodium or potassium salts of stearic acid, palmitic acid and oleic acid. जैसे सोडियम स्टीयरेट यानी C17H35COONA, सोडियम ओलिएट C17H33COONA या सोडियम पामिटेट C15H31COONA। यहां हम फिर से याद दिला दें, ओलिएट यानी C17H33, इसमें अनसैचुरेशन होगा। Sodium salts of saturated fatty acid are called hard soaps and potassium salt of unsaturated fatty acids are called soft soaps. यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनको हम हार्ड सोप्स कहते हैं, और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनको हम सॉफ्ट सोप कहते हैं। इसके लिए क्या एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, यानी कौन सी चीज, कौन सा सॉल्ट, कौन सा फैटी एसिड सोप बना सकता है, उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि केवल सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ही सॉल्ट बनाएं तो हम उसके लिए उपयुक्त हैं। अन्य कोई मेटल इसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि salt other than sodium or potassium are insoluble in water, so cannot perform cleansing. अब जैसे सोप है तो उसे वाटर सॉल्युबल होना जरूरी है, और केवल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही वाटर सॉल्युबल होते हैं, अन्य कोई मेटल के सॉल्ट वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। सेकेंड एसेंशियल कंडीशन है कि फैटी एसिड भी या तो 8 कार्बन से बड़े और 18 कार्बन से छोटे होने चाहिए, यानी फैटी एसिड्स यूज्ड आर फ्रॉम 8 to 18 कार्बन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 8 कार्बन से कम ही क्यों होने चाहिए, because fatty acid less than 8 carbon do not form emulsion with dirt or oil, hence no cleansing action. तो डर्ट और ऑयल के साथ उसे इमल्शन बनाएगा, मतलब उसकी माइसेल बन जानी चाहिए, तभी वो डर्ट और ऑयल के साथ अटैच हो सकता है। तो 8 कार्बन से कम फैटी एसिड के जो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है, उनमें डर्ट के साथ माइसेल बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम उनको नहीं ले सकते। और 18 कार्बन से बड़े यदि हो तो वो फिर से इंसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, इसलिए उनका कोई क्लींजिंग एक्शन नहीं होगा, इसलिए वो अप्रभावी रहते हैं। यानी हम कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि सोप बनाने के लिए एक तो हमें सोडियम और पोटेशियम साल्ट होना चाहिए, और दूसरी बात फैटी एसिड 8 से 18 कार्बन के होने चाहिए। अब हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप बनाने के 3 प्रोसेस होते हैं, पहला कोल्ड प्रोसेस, दूसरा हॉट प्रोसेस और तीसरा मॉडर्न प्रोसेस। तो सबसे पहले हम लेंगे कोल्ड प्रोसेस। ये बहुत ही आसान होता है। ऑयल या मेल्टेड फैट को हम NaOH की कैलकुलेटेड क्वांटिटी यानी गणितीय मात्रा में मिलाकर उसको स्टर करते रहते हैं, तब तक स्टर करते हैं जबकि सोप सेट होना स्टार्ट ना हो जाए। और जैसे ही सोप स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम मोल्ड्स में
डाल देते हैं। ये हम लोग अक्सर कर घर में भी बनाते हैं। NaOH ले आते हैं बाजार से, ऑयल या चीप टाइप का मेल्टेड फैट ले लेते हैं और उसको घर में ही बना सकते हैं। लेकिन इसका एक फायदा है और एक नुकसान। फायदा यह है कि इसमें बनने में बहुत कम समय लगता है, लेकिन नुकसान यह है कि ग्लिसरॉल जो कि काफी महंगा होता है, प्रयोग का होता है, लेकिन वो इसमें वेस्ट चला जाता है, इसलिए यह कॉस्टली पड़ता है। अब हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप और इसका हॉट प्रोसेस। हॉट प्रोसेस में हम ऑयल या मेल्टेड फैट को NaOH की कैलकुलेटेड क्वांटिटी में मिलाते हैं और स्टीम के साथ कई घंटों तक गर्म करते हैं। हम यहाँ ये बताना चाहेंगे कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे सैपोनिफिकेशन, यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इन हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट या ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ बेस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। तो इसके साथ घंटों गर्म करने के बाद सोप का एक फोम जैसा यानी झाग बन जाता है काफी, और ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। इस फोम को हमें सोप के रूप में अलग करने के लिए उसमें NaCl या कॉमन सॉल्ट डालते हैं। इस प्रक्रम को हम सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप कहते हैं। NaCl डालने पर कॉमन आयन प्रभाव द्वारा सोप अन्य सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है। वो अपर लेयर के रूप में ऊपर आ जाएगा और लोअर लेयर में यानी सॉल्यूशन में जो बच रहता है उसे हम स्वीट लाई या स्पेंट लाई कहते हैं। यानी सोप के प्रेसिपिटेशन के बाद जो बचा पोर्शन होता है उसे हम स्वीट लाई या स्पेंट लाई कहते हैं। अब बात ये आती है कि क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हमें कोई भी चीज एकदम प्योर होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो इस वाले अभी अपर लेयर में ऐसा हो सकता है कि कुछ फैट या ऑयल हाइड्रोलाइज न हुआ हो या हम कहें सेपोनिफाई न हुआ हो, तो इसके लिए हम फिर उसमें NaOH थोड़ा सा और डालते हैं। तो इस प्रक्रम में रिमेनिंग ऑयल और फैट भी सेपोनिफाई हो जाता है। फिर से दो लेयर बनेंगी, एक अपर लेयर जो कि सोप की होगी और दूसरी लेयर बनेगी लोअर लेयर जो कि स्वीट लाई की होगी। ये स्वीट लाई पहले वाले स्वीट लाई में मिला दिया जाता है और कुल इकट्ठा करके इससे फिर हम ग्लिसरॉल को रिकवर कर लेते हैं। ये अपर लेयर को अभी और प्योरीफाई किया जाता है, स्टीम इसमें पास की जाती है। फिर जो अपर लेयर बनेगी वो प्योर सोप की होगी और जो लोअर लेयर बनेगी वो इम्प्योर सोप की होगी। इस प्योर सोप में हम उसमें कुछ फिलर्स, कुछ कलर्स, कुछ परफ्यूम्स मिला देते हैं और फिर उसको मोल्ड्स में डालकर हम सोप प्रिपेयर करते हैं। अब हम लेंगे मॉडर्न प्रोसेस। मॉडर्न प्रोसेस और ओल्ड प्रोसेस में जो कोल्ड और हॉट थे उसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है कि इसमें हम डायरेक्ट सैपोनिफिकेशन नहीं करते, यानी फैट और ऑयल को NaOH के साथ ट्रीट नहीं करते। पहले हम उसकी सिंपल हाइड्रोलिसिस करेंगे और उससे हमको प्राप्त होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब कौन सा कैटेलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? जैसे इटनर ने इस्तेमाल किया था जिंक ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एज ए कैटेलिस्ट, और ट्विशल प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 या एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड। एक और क्या डिफरेंस होता है कि हम इसे डायरेक्ट मिलाते नहीं है सिंपल हम, लेकिन क्या करते हैं ऑयल और फैट को स्टीम के साथ अपोजिट डायरेक्शन से पास करते हैं, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, तो मॉलिक्यूल की टक्करें ज्यादा होंगी और स्पीड ज्यादा होगी और स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा एक्वस फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब हम दोनों को अलग कर लेते हैं और ये फैटी एसिड को अब हम बेस के साथ ट्रीट करते हैं। ऐसे में एक फायदा ये होता है कि हम चीप बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या चीप Na2CO3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम ये प्रोसेस हम कहाँ करते हैं, एक उदासीनीकरण
कक्ष में या न्यूट्रलाइजेशन चैम्बर में, और इसके बाद उसमें हम कलर या फ्लेवर मिला देते हैं। इस मॉडर्न प्रोसेस के 4 फायदे हैं कि क्योंकि फैटी एसिड हमें डिस्टिलेशन यानी आसवन से प्राप्त हो रहा है, तो आसवन के साथ बात तो वो वैसे ही प्योरीफाई हो जाएगा, तो हम सस्ते फैट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि स्टीम और फैटी एसिड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो स्पीड ज्यादा होती है, तो टाइम कंज्यूम्ड इसमें लेस होता है, और सोप हमें कंटिन्यूअसली प्राप्त होता रहता है। और एक और क्या बात है कि ग्लिसरॉल की मात्रा भी हमको अधिक मात्रा में ये प्राप्त होता है। आइए इसका हम डायग्राम देखते हैं। देखिए, जैसे इसमें यहां से वसा या तेल डाला और गर्म जल को भी डालते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में डालते हैं, तो क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा। ग्लिसरॉल को हमने यहाँ अलग कर लिया और फैटी एसिड को हम एक और चैम्बर में ले जाते हैं, और इस चैम्बर से फिर हम इसको ले जाते हैं यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन चैम्बर में। यहाँ पर हमने कास्टिक सोडा डाल दिया है यानी NaOH, या हम सोडियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से फैट हमको प्राप्त हो जाता है। अब हम लेंगे सॉल्टिंग ऑफ आउट ऑफ सोप। हमने पहले ही बताया था 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेप होती है सैपोनिफिकेशन, सेकंड सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, एंड थर्ड स्टेप थी फिनिशिंग। तो ये सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप क्या होता है? When salt is added to foaming solution, soap precipitates out and floats on the surface of the solution. इस प्रक्रिया को हम सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ सोडियम आयन। यहाँ प्लस रह गया है, आप वहां ये प्लस लगा सकते हैं। और आफ्टर रिमूवल ऑफ सोप द रिमेनिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड स्पेंट लाई और स्वीट लाई। इसको हम स्वीट लाई क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ग्लिसरॉल होता है और जो कि मीठा होता है, इसलिए हम स्वीट कहते हैं। और क्योंकि हमने इसमें NaCl डाला है, सॉल्ट डाला है, इसलिए हम इसको सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा NaCl यानी सॉल्ट बच रहता है, एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें सॉल्ट भी होता है और ग्लिसरॉल भी होता है, इसलिए हम इसे स्वीट लाई कहते हैं। अब बात ये आती है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो एक्चुअली सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम स्टीयरेट। आप जानते हैं, अभी हमने बताया, जैसे सोडियम स्टीयरेट, जब इसमें NaCl डाला जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इंक्रीजेस, सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, और तब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सोडियम एंड स्टीयरेट आयन बिकम्स ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कोई भी चीज प्रेसिपिटेट कब होती है? जब उसका आयनिक प्रोडक्ट उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज कर जाता है, तो चीज प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो यहाँ देखिए, नॉर्मली वो कैसे आयनाइज होगा, ये स्टीयरेट आयन प्लस सोडियम आयन, लेकिन जब हम इसमें NaCl डालेंगे तो Na बढ़ जाएगा, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आयनिक प्रोडक्ट जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज कर जाता है तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये 2 यूजुअली शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। एक तो सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप पर आप टिप्पणी लिखिए, या स्वीट लाई या स्पेंट लाई क्या होता है, तो इसको हमने अलग से लिया है। नाउ टाइप्स ऑफ सोप्स। सोप कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हम लेंगे हार्ड सोप। यह चीप ऑयल या फैट्स के से बने होते हैं और NaOH के सॉल्ट होते हैं, यानी सोडियम सॉल्ट होते हैं। इनमें फ्री बेस प्रेजेंट होता है, यानी NaOH थोड़ा अधिक मात्रा में होता है, एग्जैक्ट कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं होता, इसलिए इसे हम कपड़ों के धुलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड इज सॉफ्ट सोप। यह उच्च गुणवत्ता के ऑयल या सोप के साथ और KOH के साथ बने हुए होते हैं। इनमें मुक्त क्षार यानी फ्री बेस नहीं होता है, इसलिए इसे नहाने और शेविंग आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट इज मेटालिक सोप।
soap obtained by using metal other than sodium or potassium is known as metallic soap. अभी आप ये कहेंगे कि अभी तो शुरू में कहा था कि सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप, तो अदर देन कैसे हो सकता है? तो क्लींजिंग एक्शन के लिए तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही लेने पड़ेंगे, लेकिन कुछ अन्य काम के लिए हम अदर मेटल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिंक सोप, इनको हम टॉयलेट पाउडर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेड सोप, इनको हम एडहेसिव टेप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप, इनको हम लुब्रिकेंट्स यानी स्नेहक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मेडिकेटेड सोप। यदि हम इसमें कोई मेडिकेटेड कंपाउंड मिला दें तो उसे हम मेडिकेटेड सोप कहेंगे। जैसे हम उसमें नीम सोप, इसमें नीम की पत्तियां मिला दें, या डिटॉल सोप, इनको हम मेडिकेटेड सोप कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट सोप। टू ऑब्टेन दिस टाइप ऑफ सोप, इथेनॉल इज एडेड टू सॉफ्ट सोप। सॉफ्ट सोप में हम इथेनॉल ऐड कर देते हैं और कुछ ग्लिसरीन भी ऐड करते हैं, जैसे कि पियर्स। नेक्स्ट इज मेराइन सोप। दिस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोकोनट ऑयल and this gives foam with sea water also। यानी समुद्र के पानी में नॉर्मल सोप काम नहीं करते हैं, तो हम इसे यदि हम कोकोनट ऑयल से प्रिपेयर करें तो समुद्र के पानी के साथ भी वो झाग देते हैं। आइए सोप की क्लींजिंग मैकेनिज्म समझते हैं। सोप एक ऐसे अणु होते हैं जिनमें दो भिन्न सिरे होते हैं। एक सिरा हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही होता है, अर्थात जल में घुल जाता है, और दूसरा सिरा हाइड्रोफोबिक या जल विरोधी होता है या जल में नहीं घुलता है। साबुन के अणु जल की सतह पर कुछ इस प्रकार अलाइन होते हैं कि हाइड्रोफिलिक एंड वाटर से जुड़ जाता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट या हम कहें हाइड्रोकार्बन टेल जल से दूर रहती है। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोफिलिक एंड जल से जुड़ी हुई है और हाइड्रोकार्बन टेल जल से दूर है। यहाँ देखिए चारों तरफ नीले रंग का पानी है। इसके अंदर साबुन के अणु इस प्रकार रहते हैं कि हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी की ओर यानी बाहर की ओर रहता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर चला जाता है और एक क्लस्टर का रूप ले लेता है। इसे माइसेल कहते हैं। सोप की क्लींजिंग मैकेनिज्म इन्हीं माइसेल द्वारा होती है। ये देखिए इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट डर्ट से जुड़ गया है और यह फिर डर्ट के साथ अलग हो जाता है। सोप माइसेल के रूप में डर्ट के चारों ओर घेरा बना लेते हैं। माइसेल जल में कोलॉइड के रूप में रहते हैं। क्योंकि समान आयनिक आवेश के कारण प्रतिकर्षण रहता है, अतः यह अवक्षेपित नहीं होते हैं। इसी के कारण साबुन का विलयन क्लाउडी हो जाता है।